आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो उसके पहले आपको ये समझना है इसके पहले क्या था। तो हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि इसके पहले क्या था, मुगल, है ना। मुगल के पहले सल्तनत, और यह मुगल और सल्तनत दोनों मिला के कहलाते हैं मध्यकाल। क्या कहलाते हैं? मध्यकाल। बात क्लियर? मुगलों से अंग्रेजों द्वारा सत्ता छीनने की कहानी उत्तर मुगल काल कहलाती है। क्या कहलाता है? उत्तर मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल शासक शुरू होते हैं 1707 औरंगजेब के बाद से। कब से? औरंगजेब के बाद से। औरंगजेब का शासन समाप्त होता है, उसके बाद जो मुगल शासक आते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्तरवर्ती मुगल शासक। और इनका दुर्भाग्य है कि ये विलासिताओं में डूबे रहें। एक लाइन में पूरी कहानी समझ जाएंगे यदि हम विलासिताएं लिख दें तो। इनको भूल गया कि हम उस शासक वंश से हैं जो अकबर और बाबर का, हुमायूं का शासक वंश था। और यदि ये जिस पीढ़ी को भूल जाएगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, है ना, तो वो विपरीत व्यवहार करने लगेंगे। और उसी विपरीत व्यवहार मतलब जब विलासिताओं में डूब जाएंगे तो इनको भूल जाएगा कि हम राजा हैं और राजा की पावर क्या होती है, राजा की शक्ति क्या होती है। इनको भूल जाएगा कि ये सुल्तान है और सुल्तान का काम क्या होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में इनका राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, और वही हुआ भी। ठीक, जितने भी इनके कंट्रोल में सामंत या प्रांत थे वो धीरे धीरे मुक्त होते गए। उन्हीं में से एक प्रांत था बंगाल, अवध, हैदराबाद, बहुत सारे थे, जौनपुर। ठीक, ऐसे बहुत सारे प्रांत, सतारा, महाराष्ट्र, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रांत थे जो मुगल के अधीन होते थे, लेकिन वो क्या हुए? धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए। स्वतंत्रता का मतलब यह कि उन्होंने अपना खुद का झंडा तैयार कर लिया और कहा कि अब हम मुगलिया सल्तनत या मुगलिया शासन को स्वीकार नहीं करते अपने ऊपर। तो जो स्थिति, समझना, एक स्थिति ऐसी एक बार और आ चुकी है। गुप्त साम्राज्य टूटा। गुप्त साम्राज्य जब टूटा तो बहुत सारे प्रांत फिर से स्वतंत्र हो गए और राजपूताना काल की उत्पत्ति होती है। हुआ ऐसा? और जब राजपूताना काल स्वतंत्र हुए तो फिर भारत में आक्रमण हुआ। किनका? अरबों का। तो एक आक्रमण वहां भी झेला जा चुका है इतिहास में, दूसरा आक्रमण यहां झेला जाएगा। किनके मध्य? मतलब अंग्रेजों और मुगलों के बीच। ठीक, तो पहली बात क्या हुआ? इनकी विलासिताओं, इनके सत्ता को उपेक्षित करने के कारण बहुत सारे जो प्रांत थे वो स्वतंत्र हो गए। और जब प्रांत स्वतंत्र हो जाएंगे, भारत में जब प्रांत स्वतंत्र हो जाएंगे तो पड़ोस में क्या हो रहा है यह ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्लियर? जब तक उस क्षेत्र का, उस पड़ोस का शासक मदद मांगने ना आए। जनरली इतिहास में एक सिद्धांत चलता है, ये एक क्षेत्र है, इसका बगल वाला क्षेत्र है, ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, और इसका बगल वाला क्षेत्र भी स्वतंत्र है। तीन क्षेत्र स्वतंत्र हैं। ये इसका शत्रु होता था और ये इसका मित्र होता था, ऐसा चलता था। ठीक है, तो ये इसकी मदद नहीं करेंगे भले ही इसको कोई उठा के लेके चला जाए, बल्कि सहयोग करेंगे। आई बात क्लियर? हुई बात क्लियर? तो इतिहास में जब उत्तरवर्ती शासक, मुगल शासक क्या हो रहे थे? कमजोर हो रहे थे, तो बहुत सारे राजवंशों का, बहुत सारे प्रांतों का स्वतंत्र स्थापना हुई। और स्वतंत्र स्थापना होने का मतलब ही यह है कि अंग्रेजों को एक मौका मिल रहा है कि उन छोटे छोटे शासकों से बाजार में व्यवसाय की अनुमति ले ले। एक पूरे भारत से नहीं लेना पड़ रहा उनको, कहीं अवध में ले रहे हैं, कहीं बंगाल में ले रहे हैं, कहीं मैसूर में ले रहे हैं, कहीं मद्रास में ले रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या हो चुके हैं? ये सब स्वतंत्र हो चुके हैं। ठीक, तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों का पतन और अंग्रेजों का या यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन लगभग एक साथ चलता है, और उसका पूरा फायदा उठाती हैं यूरोपीय कंपनियां। ठीक, यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आ रही हैं तो उस समय उत्तरवर्ती मुगल शासकों की शासन करने की कोई इच्छा बची नहीं है। वो स्वतः तैयार हैं कि हमको समाप्त कर दो। थोड़ा बहुत जो प्रयास हुआ वो प्रयास सिर्फ इसलिए था कि हमारी गद्दी न छीनी जा सके। अंग्रेजों ने इसका तोड़ निकाला कि गद्दी के बदले गद्दी आपकी बरकरार रहेगी,
और गद्दी पर आप ही रहेंगे, बस वो करेंगे जो मैं कहूंगा। पहले ये तरीका अपनाया गया है ना। तो जब प्लासी का युद्ध होता है तो मीर जाफर को बैठाया जाता है गद्दी पर अंग्रेजों के द्वारा, तो मीर जाफर से यही कहा जाता है कि गद्दी पर आप ही बने रहिए, बस वो करिए जो हम चाहते हैं। तो यहीं से शुरुआत भी होती है द्वैध शासन की। सत्ता दो हाथों में हो रही है, एक कौन, बंगाल का नवाब, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नर जो आ रहे हैं, कंपनी के गवर्नर। ठीक, तो द्वैध शासन में ये लोग पहले ये तरीका अपनाते हैं कि गद्दी पे मुखौटा आपको होना है और पीछे से रूल्ड हम करेंगे। ये तरीका अपनाया क्योंकि सीधे सीधे गद्दी छोड़ने को वो तैयार नहीं थे। लेकिन जब इनका कैंप इतना बड़ा होता गया, जब इनकी पावर इतनी बड़ी होती गई कि ये मुगल सम्राट या मुगल शासक या किसी प्रांत के शासक को, नवाब को, राजा को हटा सकते थे, उसे सीधा लड़ सकते थे, तो वहां उन्होंने लड़ा भी। अंग्रेजों ने अपने सत्ता के विस्तार के लिए भारत में साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाई है। मतलब जहां जरूरत पड़ी वहां युद्ध किया, जहां जरूरत पड़ी वहां पैसा दिया, जहां जरूरत पड़ी वहां निवेदन किया, जहां जरूरत पड़ी वहां सहयोग किया, सब कुछ करके इन्होंने अपने कैंप को विस्तारित किया है। और उन सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है बंगाल की। बंगाल उस समय का बंगाल भारत का स्वर्ग है, भारत का स्वर्ग है वो, और पूरे भारत का सबसे ज्यादा पावरफुल सेंटर यदि कोई एक क्षेत्र है वो क्या है, बंगाल। 3 प्रांत इन्होंने बनाए थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ये 3 सबसे बड़े प्रांत थे और तीनों पे पास पावर थी और तीनों अलग अलग क्षेत्र पे, तीन कोने पे स्थित थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था क्या, बंगाल। और यही कारण है कि बंगाल को अंग्रेजों ने राजधानी या सेंटर भी बनाए रखा 1911 तक। ये कहानी क्लियर। देखो, जब उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर होंगे तो यूरोपीय कंपनियां अपना विस्तार कर पाएंगी, लेकिन समस्या एक और है। यही वो काल है जब मराठों का उत्कर्ष हो रहा है। ठीक, तो अंग्रेजों के या यूरोपियों के दुश्मन कौन होंगे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको लड़ना किससे पड़ेगा, मराठों से। दूसरा, इनको लड़ना किससे पड़ेगा, प्रांतों से, अलग अलग जो प्रांत बन गए हैं। तीसरा, इनसे किनसे सामना करना पड़ेगा, जो अभी बची हुई थोड़ी बहुत मुगल सत्ता है उनसे। और चौथा, यूरोपियों को खुद यूरोपियों से लड़ना होगा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक, और सबसे बड़ा टक्कर ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाली जो दूसरी कंपनी थी वो थी फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें भी बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े सूरवीर लोग थे। बस अंग्रेजों के साथ या ब्रिटेन वालों के पास पावर थोड़ा ज़्यादा थी, यूरोप में स्थिति मजबूत थी, यूरोप में बहुत मजबूत स्थिति में थे, उतने मजबूत फ्रांसीसी नहीं थे, और इनके पास पूरे विश्व का नियंत्रण था जहाँ जहाँ इनके कॉलोनी पहले से थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती गई। और यदि ऐसा ना होता कि यूरोप में मजबूत ना होते, सिर्फ भारतवर्ष की लड़ाई होती, तो निश्चित रूप से फ्रांसीसी इनसे ज़्यादा कूटनीतिक भी थे और फ्रांसीसी इनसे ज़्यादा होशियार भी थे, पर इनके पास विदेशी पावर थी। तो यूरोपियों से ही संघर्ष होगा। पढ़े हैं आप लोग ये सब, यूरोपी संघर्ष, यूरोपियों खुद आपस में लड़ेंगे। ठीक, और इन्हीं यूरोपियों के संघर्ष से निकल कर आएगी एक कंपनी जिसका नाम होगा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रकृति में एक नियम है कि सब आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। किसी जीव में जैविक वर्णवाद, सिलेक्शन थ्योरी आपने पढ़ा होगा डार्विन की। वहाँ डार्विन ये कहने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी एक प्रजाति के बहुत सारे वंशज होते हैं तो वो सारे वंशज या सारे जंतु या सारे अंडे एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ को पीछे छूटना पड़ता है। मछली के बहुत सारे अंडे होते हैं पर सब मछली नहीं बन पाते, बहुत सारे मच्छरों के अंडे होते हैं लेकिन सब नहीं बन पाते। प्रकृति में कोई उनमें से एक या कुछ आ पाते हैं। तो यही थ्योरी यहाँ भी हुई। क्या हुआ, सारे यूरोपीय कंपनियां भारत पे सत्ता नहीं कर सकते थे। सबसे बेस्ट जो था योग्यतम का चयनवाद, है ना, योग्यतम का चयनवाद, सबसे बेस्ट जो था वो आगे आया, और वो कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रसार करते करते इस स्थिति तक पहुंची कि वो क्या, भारत में एक क्षेत्र पर पूरा उसका नियंत्रण हो गया। सबसे पहले जहां नियंत्रण होता है वो बंगाल पे पूरा नियंत्रण। बंगाल किसी के हाथ में आ जाए
तो इसका मतलब है कि अब उसके लिए भारत की यात्रा कठिन नहीं है। बंगाल से दिल्ली तक चलते चलते बीच में एक अवध आएगा, बहुत जल्दी ही इसको इन्होंने शामिल कर लिया। अवध इलाहाबाद का क्षेत्र है ना, तो कानपुर आएगा बीच में, मथुरा आएगा बीच में, है ना। उस क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते बहुत जल्दी दिल्ली तक भी बढ़े। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के लिए सही थी गलत थी उसका मूल्यांकन भी हम लोग करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से उस समय के राजाओं के लिए, है ना, और उत्तरवर्ती मुगल शासकों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं थी। उत्तरवर्ती मुगल शासक अब धीरे धीरे कहाँ होंगे, साइड में चलते जाएंगे। तो ये कहानी बक्सर और प्लासी 1757 के बाद से शुरू होती है। और उसके बाद 1773 में एक बड़ी घटना घटती है, रेगुलेटिंग। और ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र देता है और कहता है कि जा करके आप भारत में व्यवसाय करो। मतलब सील दे देता है इनको, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको एक अधिकार पत्र दे दिया जाता है भारत में व्यापार करने का। इसका मतलब संपूर्ण भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यापार चलना है। ठीक, तो 1773 के बाद ये धीरे धीरे कैसे हुए, शक्तिशाली हुए। और इतना शक्तिशाली हुए कि शक्तिशाली होते होते कब ये सारे शासकों को, है ना, कहीं हड़प नीति चला रहे हैं, कहीं विलय नीति चला रहे हैं, कहीं गोद लिवाई प्रथा चला रहे हैं, और शासकों को गोद ले करके सारे शासकों को, मतलब सारे प्रांतों को अपने साम्राज्य में मिलाते गए, है ना। आपने पढ़ा होगा डलहौजी की हड़प नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ा होगा, गोल घेरे की नीति, ये सारी चीजें आपने पढ़ा। इनके द्वारा क्या कर रहे थे, इनके द्वारा जो प्रांत स्वतंत्र हुए थे मुगलों से, उनको ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में मिला रहे थे। अब भारत दो भागों में बटा हुआ है, एक वो जो अभी भी प्रांत में छोटे छोटे प्रांत बने हुए हैं और स्वतंत्र हैं, एक वो क्षेत्र जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन क्षेत्रों पे शासन है उनको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश भारत। क्या बोलेंगे, ब्रिटिश भारत, है ना, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। और जो स्वतंत्र है वो देसी रियासतें हैं। रियासतें अभी बची हुई हैं, सब शामिल नहीं हुई हैं। इनको धीरे धीरे शामिल करते करते 1848, 50, 52, है ना, हड़प नीति से ये शामिल किया गया। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ये सब शामिल किए गए। ठीक, तो धीरे धीरे इनको क्या किया जाएगा, कैंप को बड़ा किया जाएगा। अभी ये भारत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ खोली, इनकी फैक्ट्री केवल फैक्ट्री नहीं होती थी, कोठिया सूरत में, है ना। तो ये भारत के उस क्षेत्र को पहले कब्जा में कर रहे थे जो समुद्र के किनारे थे, तटों पर थे। उसके बाद ये बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे और ये कहाँ पहुंचेंगे, दिल्ली। और 1911 तक ये दिल्ली में, दिल्ली को राजधानी बना करके शासन करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि इस समय जब ये ब्रिटिश भारत फैल रहा था, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मजबूत हो रही थी, उस समय भारत के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, है सवाल कि नहीं। हमारे जो पूर्वज थे वो इनसे कैसे निपट रहे थे। तो हमारे पूर्वज कैसे निपट रहे थे भाई, पहली बात तो हमारे पूर्वज कोई एक थे नहीं, सब टुकड़ों में बटे हुए थे। और जब टुकड़ों में बटे हुए थे तो इनके लिए आसान था। दूसरा, हमारे पूर्वज ये नहीं सोच पा रहे थे कि ये हमको गुलाम कर लेंगे। हमारे पूर्वज ये नहीं सोच पा रहे थे कि ये आए हैं और भारत को अपने अधीन कर लेंगे। और यदि ये सोच पाते, खैर हमारे पूर्वजों के पास एक कंप्लीट भारत की इमेज शायद नहीं थी, सब अलग अलग ही सोचते थे। और यदि होती तो शायद इनकी जो मतलब किसी देश में जाकर के उसी देश का शासक बन जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या आज ऐसा संभव है भारत में? आज ऐसा संभव नहीं है। ऐसा आज इसलिए संभव नहीं है कि हम राष्ट्र की अवधारणा से परिचित हैं, राष्ट्रवाद से परिचित हैं, है ना। कोई आक्रमण करके भी हमारे गद्दी को हासिल नहीं कर सकता। तो हमारी वेदों में एक आदर्श वाक्य लिखा गया, अतिथि देवो भवः, और ये आदर्श वाक्य ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहली बार जब पुर्तगाली वास्को डी गामा आया, और निश्चित रूप से उसका हमारे शासकों ने, जो यहाँ पे क्षेत्रीय शासक थे,
उन्होंने क्या किया, उसका बढ़िया स्वागत किया, खिलाया पिलाया, मसाला है ना, मसाले का ज्ञान उनके पास नहीं था, काली मिर्च इलायची मिला करके फ्राई राइस बनाया और खिलाया। मजा आया। खाने के बाद वो भी गदगद हुए, बोले कि भाई ये काली मिर्च हम भी ले जाएंगे अपने यहाँ, हम भी ट्राई करेंगे इलायची कैसे चावल बनता है। तो प्रसन्न हुए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा मेहमान प्रसन्न हो जाए, हमको उससे दुगनी प्रसन्नता मिलती है। और इसी बात का फायदा उठाया वास्को डी गामा ही नहीं, सारे आक्रमणकारियों ने। हम थोड़े से प्रसन्नता पे खुश, किसी ने तारीफ की, हमारा सीना 56 इंच का हो गया, सब देने को तैयार। बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे इंसान हैं आप, इतने अच्छे इंसान हैं, इतना अच्छा इंसान तो हमने पूरी दुनिया नाव लेके देखी, मिले नहीं हमको। अरे ले जाओ भाई, क्या लेना चाहते हो, सब दे दिया। और यही कारण हुआ कि भारत हमारा धीरे धीरे गद्दी ही मांग ली, जब सब दे ही रहे हो। अब गद्दी के बदले पैसा। अब सोचिए कि ब्रिटिश उत्तरवर्ती मुगल शासक, अंतिम शासक जो था, नाम याद दिलवाइए, बहादुर शाह जफर नहीं, अंतिम शासक, अंतिम मुगल, किसी को नहीं याद है? फर्रुखसिया नहीं, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, हाँ ठीक है। तो इनको जब पेंशनर बनाया गया तो जितना इनकी टोटल राज्य की कमाई नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा दे रहे हैं। और यदि कई गुना ज्यादा दे दिया जाएगा तो ये भूल जाएंगे कि हम राजा हैं, पैसा ज्यादा आ रहा है, ले लेंगे, उससे ज्यादा कमाई। क्योंकि इनके पास, राज्य के पास एक चीज क्या है, सोर्स का जो साधन है वो टैक्स, व्यापार से कर, व्यापार में जो टैक्स लगाया जाएगा, कृषि में जो टैक्स लगाया जाएगा वो, और वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसी चाल चली है कि वो भारतीयों को प्राप्ति नहीं हो पा रहा, सब बाहर चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में यही सोचेंगे कि ठीक है इनका पेंशनर ही बन जाते हैं, और पेंशनर बन गए। और पेंशनर जहां से बनते हैं वहीं से शासक इनके हाथों में कंट्रोल पे आ जाता है, और उनको इस बात की खबर हो जाती है कि यहाँ के शासक ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी थी क्या थी कि बगल वाला क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से लड़ सकता है हमारे लिए। तमाम लड़ाई हुई है ऐसी, कहीं यदि आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है तो स्थानीय लोग ही सहायता कर रहे हैं, बगल वाला राज्य सहायता कर रहा है, मराठा मैसूर खुद ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं। तो मराठों ने चैलेंज किया, सही बात है, आंग्ल मैसूर युद्ध में कर्नाटक के शासकों ने, टीपू सुल्तान वगैरह ने चैलेंज पैदा किया, लेकिन वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं था कि इनको जीत ना पाते। तो दो नायक थे, फ्रांसीसी और क्या, आंग्ल। तो एक को सपोर्ट कर देते फ्रांसीसी और एक को सपोर्ट कर देते ब्रिटिश। या ऐसा समझिए कि दो स्थानीय राजा लड़ते तो एक तरफ से ब्रिटिश लड़ता और एक तरफ से फ्रांसीसी। ये कहानी सब आपने पढ़ी है, क्लियर है। होते होते 1757 से लेकर के 1800 कहां तक, 57 की क्रांति तक इनका जो विस्तार था वो धीरे धीरे लगभग हो चुका था, कई क्षेत्रों पे इनका शासन हो चुका था। 1857 एक मोड़ है, बहुत बड़ा मोड़ है। ऐसा नहीं है कि पहले विद्रोह नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि पहले हमारे बाकी के पूर्वजों ने विद्रोह नहीं किया, बहुत सारे, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ, 1857 के पहले बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए हैं। तो जनजातीय विद्रोह या सन्यासी विद्रोह या अन्य विद्रोह जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ हुए वो सब क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के थे, कोई राष्ट्र के मुद्दों को लेकर के नहीं थे, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के थे, उनकी खुद की जो समस्या है उसको लेकर के थे। कहीं किसी का जंगल छीना जा रहा है, कहीं किसी को जंगल पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कहीं किसी को धार्मिक नुकसान पहुंचाई जा रही है, कहीं किसी के खेत पे ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, कहीं किसी का राज्य छीन लिया जा रहा है, उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। 1857 की क्रांति भी लगभग ऐसी ही थी। 1857 की क्रांति को किसी ने, मतलब सब ने एक तरफा ये नहीं कहा कि हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये क्षेत्रीय था, इसका जो स्वरूप था वो असंगठित था, कोई एक भारत के लिए नहीं था, ये क्षेत्रीय था। क्षेत्रीय का मतलब ये था कि इस पे लोग अपने अपने अलग अलग मुद्दे को लेकर के लड़ रहे थे। सभी संगठित होकर के लड़ते तो कहानी कुछ और ही हो जाती, सभी इकट्ठा लड़ते और एक साथ होकर के लड़ते तो कहानी कुछ और ही होनी थी। सब इसमें सहभागिता
नहीं लिया। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें केवल किसने सहभागिता लिया, सैनिकों का, और सैनिकों का ही विद्रोह रह गया, ये आम लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। एक राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का मुद्दा इसमें कोई मुद्दा नहीं था। अंग्रेजों को ब्रिटेन वापस भगाने का मुद्दा इसमें कोई मुद्दा नहीं था। भारत को स्वतंत्र कराने का कोई मुद्दा इसमें मुद्दा नहीं था। जो लोग लड़े वो सिर्फ किसके लिए लड़े, अपने क्षेत्र के लिए लड़े, अपने जमीन के लिए लड़े, अपने जंगल के लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े। कोई इसमें राष्ट्र की संकल्पना देखने को नहीं मिलती। इसीलिए इसको पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन एक बात अवश्य हुई, अंग्रेजों को यह पता चल गया कि यहां सत्ता संभालना या शासन करना इतना आसान भी नहीं है। एक कहानी ये पता चल गई। दूसरा, हमारे भारतीयों को यह पता चल गया कि अंग्रेजों से इस प्रकार से टुकड़ों में लड़ पाना संभव नहीं है। मतलब दोनों को एक दूसरे की कमजोरी और मजबूती का एहसास हो गया। इतना आसान नहीं है भारत में रहना, तो क्या करेंगे। 1858 ठीक इसके बाद क्या होगा, जब ब्रिटिश शासकों को लगेगा कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वहां सही नहीं कर पा रही है, तो क्या करेंगे, इनसे सत्ता छीन लेंगे। कहेंगे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार पर फोकस करे और पूरा का पूरा शासन वाला जो काम होगा कौन करेगा, ब्रिटेन की महारानी। शासन का नाम, उनके नाम पे शासन किया जाएगा। अंग्रेजी सेना होगी, वही कुछ सेना जो है तो अंग्रेजी सेना बना दी जाएंगी। अभी कंपनी का है, अब कंपनी का समाप्त होकर के किसका हो जाएगा, ऐसा समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कौन है, ब्रिटेन के गवर्नर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत छीन लिया जा रहा है और वो सीधे किसको दिया जा रहा है, किसके पास आ रहा है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों पे सत्ता चली आती है। 1858 में सही मायने में राजनीतिक रूप से हम लोग ब्रिटेन के बन गए गुलाम, ब्रिटेन सरकार के, देश के। अभी तक किसके गुलाम थे, कंपनी के। अब हो गए हम लोग किसके, ब्रिटिश क्राउन के। बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है।